डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम क्लास 10th की कंप्लीट मैथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज से चैप्टर फर्स्ट में वास्तविक संख्याएं, जिनका नाम है रियल नंबर्स, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ संख्याएं पढ़ेंगे। रियल नंबर है क्या वो समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वास्तविक संख्याओं के पहले हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं ये तभी समझ में आएगी जब कुछ ये छोटी छोटी परिभाषाएं हमें यदि समझ में आ जाएं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं हैं क्या वो समझेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है, नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और देखा जाए तो ये 1 से प्रारंभ होती हैं, लेकिन इनमें जीरो कहीं भी शामिल नहीं होता है। तो फिर इसमें जो आगे 10 लिखते होंगे तो कैसे लिखते होंगे, है ना। तो इस स्थिति में जब 10 लिखा करते थे उस टाइम पर, तो उसको हिंदी में लिख दिया करते थे। अब हिंदी में लिख दिया करते थे तो बड़ी परेशानी होती थी जब बड़ी बड़ी संख्याएं लिखनी होती थी और जिनमें जीरो होता था तो उनको सब शब्दों में लिखना पड़ता था। इसीलिए इस परेशानी का सामना कुछ समय तक करते रहे और फिर इसके बाद इस परेशानी का हल निकला। और जो भारत के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया, उसको बताया भारत के देशवासियों को, और दुनिया की हर जगह पर वो प्रचलित हो गया। तो मतलब दुनिया भर में जो शून्य का आविष्कार माना जाता है वो भारत में ही माना जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट जी भारत के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने भारत में ही शून्य का आविष्कार किया है ना। इसके बाद जैसे ही शून्य का आविष्कार हुआ तो एक नई संख्या का निर्माण हो गया। एक नई संख्या बनी जिसका नाम हो गया पूर्ण संख्या। क्या नाम है इसका? पूर्ण संख्या। उसका नाम रखा गया पूर्ण संख्या। या अंग्रेजी में उसको होल नंबर, होल नंबर बोल दिया, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से? जो प्राकृत संख्याएं थी वो 1 से प्रारंभ हो रही थी, और ये कहाँ से प्रारंभ होंगी? शून्य से प्रारंभ होंगी। तो वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे इनको, जैसे कि ये इसमें देखिए इंग्लिश का W है, तो इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। 0 1 2 3 2 1 2 3 4, है ना। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। जैसे कि ये अनंत तक जाती थी, ऐसे ही ये भी अनंत तक जाती हैं। फिर आती हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक, होल है ये पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हम किसे कहते हैं? देखिए, वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये कैसे, आप समझिएगा इसको ध्यान से। कहलाती हैं। देखिए पूर्णांक, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी अनंत तक की। कैसे, देखिए जैसे यहाँ बीच में भी जीरो है तो इस साइड वाली -1, -2, -3, -4 ऐसी डॉट 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 अनंत तक इस साइड जाएंगी। नहीं दिख रहा है, चलिए, है ना। यहाँ 0, -1, -2, -3, -4 इस साइड अनंत तक जाएंगी। और इसके बाद इस साइड भी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी अनंत तक इस साइड भी जाएंगी। तो ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर अनंत तक ये तो हो जाती हैं धनात्मक संख्याएं, क्योंकि इनमें धनात्मक चिन्ह लगा है। बाकी धनात्मक चिन्ह लिखते नहीं है, वो बात अलग है। तो ये कौन सी हो जाएंगी, धनात्मक। और ये जो बीच में है ये क्या कहलाता है, शून्य। इसी को, ये उदासीन होता है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद यहाँ से कहाँ तक, -1 तक, इनमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इनको ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। ऋणात्मक संख्याएं, तो वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। तो जैसे कोई पूछ ले कि क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो बता देना 0 एक पूर्णांक भी है और 0 एक पूर्ण संख्या भी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो 1 है ना। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है क्या पूछे तो आप बोल देना है कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की तरफ। उसके पहले भी हमें कुछ संख्याएं सीखनी है ना। वो है भाज्य और अभाज्य, क्योंकि हमें जो गुणनखंड करने हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। तो केवल हम अभाज्य संख्याओं से ही वहाँ पर गुणनखंड करते हैं, केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग करते हैं, इसलिए हमें वो संख्याएं पढ़नी पड़ती हैं। तो हम बात करते हैं अभी अभाज्य संख्याओं की, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं वो आपको समझना है। देखिए, वे संख्याएं जिनकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या, ठीक। इसी की अथवा में लिखना है, समझना है, इसको भी समझ आते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं,
एक और स्वयं संख्या। अब एक और स्वयं संख्या कैसे, वो भी हम बताएंगे। इसके पहले एक अथवा वाली परिभाषा समझनी है आपको। क्या है? वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं हम कि जैसे कि मान के चलिए आपके दूसरे पेज में दिखाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास 3 दिया गया, दो मान के चलिए 2, तो 2 में कौन कौन सी संख्याओं से जाएगा? एक तो 1 से भाग चला जाएगा और स्वयं संख्या मतलब 2 से भाग चला जाएगा। 3 की बात करें यदि, तो 3 में कौन कौन सी संख्या से जाएगा? 1 से भाग चला जाएगा पूरा और 3 से पूरा भाग चला जाएगा। इसके अलावा तो जाएगा नहीं 3 में किसी से भाग। जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 में 1 से भी भाग चला जाएगा पूरा, 2 से भी भाग पूरा चला जाएगा और स्वयं संख्या 4 से भी भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, केवल ये अभाज्य। क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बोल रही है कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, है ना, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या। तो वही है, देखिए इसमें क्या कौन कौन सी संख्या से भाग जा रहा है? 1 से और स्वयं संख्या 2 से। और इसमें 3 में किस किस से भाग जा रहा है? 1 से और स्वयं संख्या 3 से। इसके अलावा जैसे हमने 5 लिया, तो 5 में कौन कौन से भाग जाएगा? 1 से भी भाग जाएगा और स्वयं संख्या 5 से भी भाग जाएगा। फिर हम 6 की बात करते हैं, तो 6 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, इसमें 3 से भी भाग जाएगा और स्वयं संख्या 6 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। तो इसमें भाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 2 होगी, 3 और 5। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए लिखवा देते हैं, है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद 29, 31। इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं? अभाज्य हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है भाज्य संख्याएं। ज़्यादा बोरिंग आपको लग रहा हो तो बस 1-2 परिभाषाएं और बाकी हैं, और ये यदि आप परिभाषाएं अच्छे से समझ चुके हों तो आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये समझिएगा, जब भी हमें भाग करना है, वहाँ अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो केवल इन संख्याओं से ही काटते हैं, है ना, भाग करते हैं। तो केवल इनसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, और भी संख्याएं हैं जिनसे हम भाग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम 4 से भाग कर देते हैं या 6 से भाग कर देते हैं तो हमारा वो गलत माना जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको ये अभाज्य संख्याएं ध्यान में रखनी है कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या दी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्याएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो पढ़ते हैं। तो वे संख्याएं, इसमें अपन ने कैसे पढ़ा था? जैसे इसमें पढ़ा था, इसके थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए, वे संख्याएं जिनकी
2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या इसका अथवा वाला दूसरे पेज में देख लेते हैं। अथवा वाला देखिए, वे संख्याएं जिनमें एक और सम संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, है ना, याद रखिए। किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता हो, जैसा भी बताया था मैंने, है ना। जैसे कि इसमें दिखाया था आपको कि 4 में देखिए 1 से भी जा रहा, स्वयं संख्या से भी भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 से भी भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। ये भाज्य हो जाएगी और ये अभाज्य, ठीक। ये देखिए 5 भी अभाज्य संख्या, और 6 क्या है? इसमें देखिए 1 से भाग जा रहा है, स्वयं संख्या 6 के अलावा 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है। मतलब इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 4 गुणनखंड हो रहे हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं ना, इसके केवल 2 गुणनखंड हो रहे थे, इसमें 3 गुणनखंड हो रहे हैं, है ना। 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो पहली जो भाज्य संख्या है वो है आपकी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, ऐसे करके 12, 14, 15, 16, 18, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य को छोड़ दिया जाए तो जो शेष बचती हैं वो सब की सब भाज्य कहलाती हैं। लेकिन एक के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इसकी केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक। जैसे कि आपको करके दिखा देते हैं। एक जैसे हमने लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, तो इसमें केवल एक ही संख्या से भाग जाता है, वो है 1 से। इसके अलावा तो किसी से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब इसके ना तो 2 गुणनखंड हो रहे हैं और ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो यहाँ हमें लिख देना है स्टार लगा के, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ये कभी कभार खालिस्तान में पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर खालिस्तान दे देगा वो दोनों। इसके बाद जो हमने ये संख्याएं पढ़ी हैं सब कौन कौन सी, देखिए, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, है ना। ये सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अब बात आपको समझ में आएगी कि मतलब जितनी भी ये संख्याएं हम पढ़ चुके हैं ये सब की सब कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसके अलावा फिर अवास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? तो अवास्तविक संख्याएं आपको पता होगा, ऐसी संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो, है ना। उन्हीं को बस काल्पनिक बोला जाता है। बाकी सब की सब संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो जो प्रश्नावली के पहला उदाहरण है वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। उदाहरण नंबर पहला है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n
अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, जैसे कोई संख्या है, ये संख्या लिखी 4 की पावर n, तो इसका मतलब है n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत का मतलब क्या है, अभी बताया है, जैसे कि परिभाषाओं में प्राकृत मतलब है 1 2 3 4 ऐसी डॉट 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 अनंत तक होंगी, है ना। तो हम मान के चलिए यहाँ 4 n का मान 1 रखते हैं, तो 4 की घात 1 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। n का मान यदि हम 2 रख दें तो 4 की घात 2, 4 चुके 16 आ जाएगा। n का मान हम यदि 3 रख दें तो 4 की घात 3 मतलब 4 चुके 16 चुके 64 आ जाएगा। तो ऐसे ही बोला है उसने कि n का ऐसा क्या मान रख दें कि जो 4 की पावर n है ये यहाँ शून्य, लास्ट में शून्य आ जाए, ऐसा कि संभव है। तो ये हमें समझने के लिए इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि शून्य बनता कैसे, किसका किसका गुणनफल होता है जिससे कि शून्य बनता है। तो शून्य बनता है हमेशा 2 और 5 का गुणा करने से शून्य बनता है। हमेशा जहाँ भी शून्य आएगा वहाँ पर 2 उस संख्या के 2 गुणनखंड जरूर होंगे, 2 और 5, तभी शून्य संभव है, नहीं तो नहीं है। तो क्या हम इस 4 के गुणनखंड करें और हमें यदि इस फॉर्मेट में मिल जाए 2 की घात की कुछ रूप में, जैसे 2 की घात n मिल जाए, 2 की घात मान के चलो 2 की घात हमें 2 मिल जाए और 5 की घात 1 मिल जाए या 5 की घात 3 मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, इस फॉर्मेट में यदि हमारा ये आ जाए, इसके गुणनखंड करें और इस फॉर्मेट में हमें मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शून्य पर समाप्त केवल तभी होगी जब उस संख्या के गुणनखंड में कहीं ना कहीं 2 और 5 गुणनखंड के रूप में दोनों के दोनों मिलेंगी। केवल एक संख्या 2 मिलेगी तो भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगी, केवल 5 मिलेगी गुणनखंड में तो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। कब समाप्त होगी वह 0 पर, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हों, है ना। तो ये समझ दिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, अब इसका हल हम समझते हैं कैसे लिखना है। देखिए ध्यान से, इसमें हमें लिखना है, माना कोई संख्या, माना n किसी संख्या या माना n की माना n के किसी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। होती है ना लिखे, होगी लिखें, होगी। माना n के किसी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी यदि संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं n, m ऋणेतर पूर्णांक है, या प्राकृत संख्याएं भी बोल सकते हैं। ऋणेतर मतलब ऋण नहीं है,
माइनस में नहीं होगी और शून्य भी नहीं होगा, है ना। ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब हम निकालेंगे इसकी 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 4 की पावर n बराबर क्या होता है, देखिए यदि हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगे, 2 गुणा 2 इस रूप में मिलेंगे और घात इसमें n है, तो हमें किस रूप में मिलेंगे, 2 की घात n गुणा 2 की घात n, हमें इस रूप में मिले 2 की घात n गुणा 2 की घात n, जबकि हमें चाहिए किस रूप के थे, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप की। तो ये इस रूप के नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना और लिखना है, यहाँ पर लिखना है चूंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है, इस रूप के नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए, जो पहली लाइन लिखी थी अपने, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला जो अपना एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये अपना एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संख्याओं 6 और 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। अर्थात हमें मासा और लासा दोनों ही निकालने हैं। HCF का मतलब होता है मासा और LCM का मतलब होता है लासा, है ना, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक। तो इस प्रकार से अपन को निकालना है किस किस का, 6 का और 20 का। ये आपको देखिए निकाल के कैसे निकालते हैं ये समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पर केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक। यहाँ हल डाल लेना है। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 में एक बार में भाग चला जाएगा। तो जो भागफल में लिखते हैं वो यहाँ, और जिससे भाग करते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। तो 3 एकम 3 एक बार में चला जाएगा। फिर हमें करना है 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है ना। तो 0 जब भी होता है लास्ट में, तो या तो 2 से काट सकते हैं आप या 5 से काट सकते हैं। तो क्योंकि ये विभाज्यता के नियम से ही है। विभाज्यता के नियम यदि अच्छे से याद हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएंगे
और साथ ही साथ आपको घनमूल और वर्गमूल भी कम से कम 20 तक तो कम से कम कर ही लेने चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए, 2 एकम 2 एक बार में चला जाएगा, 0 ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर हम काटेंगे इसको 2 से, फिर से ठीक 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, भागफल जो कुछ भी होता है वो इसको नीचे लिखते हैं। फिर कट जाएगा ये कितने से, 5 से, तो 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें लिखना क्या है, इसके जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देने हैं, पहले व्यक्त कर देना आपको। 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं। 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। ये देखिए, अब हमें HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। HCF का मतलब है मासा, है ना, महत्तम समावर्तक। कैसे निकालेंगे, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो कि दोनों में कॉमन हो, जो सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन हो, उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसमें देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 2 है, तो केवल एक ही 2 ऐसा है जो कि दोनों में क्या है, मिल रहा है, एक समान मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना। तो केवल हम जो भी संख्या दोनों में, दोनों संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होती है, वही संख्या HCF में आती है। यदि यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो देखिए 2 इसमें कॉमन है और 2 इसमें है, मतलब 2 दोनों जगह है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2। जैसे मान के चलिए इसमें अलग अलग कॉमन होता, बताते हैं। जैसे यहाँ पर 5 3 2 ऊपर वाले में होता है ना 2, और नीचे वाले में होता 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2। तो इसमें देखिए 2 भी कॉमन था और 5 भी कॉमन था, तो क्या करेंगे, तो 5 भी लेंगे ऐसी कंडीशन में और 2 भी लेंगे, और दोनों को गुणा करके जो कुछ भी आएगा वो लिख देंगे। यदि 3 संख्याएं कॉमन है तो 3 संख्याएं ही हम लेंगे और उनको गुणा के रूप में लिख देंगे, है ना, 3 संख्याओं को, और फिर जो कुछ भी आएगा गुणा करके वो लिख देंगे। 4 संख्याएं, मतलब जितनी संख्याएं हैं सबको गुणा, पहले जितनी कॉमन हैं उनको एक एक बार लिख के HCF में और उन सभी का गुणा कर देंगे। यहाँ पर तो एक ही संख्या कॉमन है, इसलिए हम 2 ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो हो गया। अब हमें निकालना क्या है, LCM मतलब लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे, LCM लासा निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो तो एक बार लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार ले लेते हैं। तो देखिए 2 इसमें कॉमन था, ये 2 कॉमन था, तो इसको कितनी बार लेना है, एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार ले लेना है, इसको ले लेना है, इसको ले लेना है। ऊपर 3 कॉमन नहीं है और नीचे फिर ये वाला 2 कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिख लो गुणा में, और ये 5 कॉमन नहीं है तो उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको एक बार ले लेना है, और जो कॉमन है उसको भी एक बार ले लेना है। तो चलिए अब LCM निकालते हैं। अब देखिए 5 का जब 2 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10, और 10 का 3 में गुणा होगा तो 5 तिया 15, और 15 दूनी 30। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अतः लिख देना है, अतः 6 और 20 का HCF बराबर 2 और LCM बराबर 30 है। अरे नहीं देख पा रहा होगा सर, है ना। तो HCF आपका, HCF और LCM आ चुका है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब हम इसके एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो एक एग्जाम्पल 3 और बाकी जो प्रश्नावली के हैं, एग्जाम्पल 3 है, 4 है, और प्रश्नावली के कंप्लीट 1.1 के पूरे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपको एकदम अच्छे से हर छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी दी जाएगी, और एक एक डाउट आपके एकदम क्लियर होंगे। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा कोशिश पर। और यदि आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, और उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा।
चैनल के माध्यम से या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको एकदम जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका PDF फॉर्मेट भी वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड गुड।